नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक और फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा को एक सही दिशा की ओर ले जा रहे होंगे और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। तो बता दूं कि मैंने एक नया सेशन क्लास शुरू किया है, वो है जेपीएससी के लिए करंट अफेयर्स। तो जो भी कैंडिडेट जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसमें झारखंड से जुड़ी हुई जो भी करंट अफेयर्स है उसमें मैं आपको जो है बताता हूँ और उसके बारे में डिटेल से आपको समझाता हूँ। तो आप जरूर जुड़िए बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में और इसका लाभ उठाइए। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देश दुनिया की जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूँ। तो जापान में जो है बच्चों के टीके की मंजूरी मिल चुकी है, यानी कहा जाए तो वहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच जो है 5 से 11 साल के बच्चों के बीच जो है फाइजर का वैक्सीन लगाने की मंजूरी मिल चुकी है। कहा जा रहा है कि 5 वर्ष से 11 वर्ष के लगभग 80 लाख बच्चों को जो है ये वैक्सीन दी जाएगी। और दूसरी बात की जाए तो तमिलनाडु में पुलिसकर्मियों को छुट्टी के लिए आवेदन के लिए जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है CL ऐप। और दूसरी ओर बात की जाए तो कल 3 राज्यों का जो है स्थापना दिवस था, उसमें पूर्वोत्तर के राज्य से त्रिपुरा, मेघालय व त्रिपुरा। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस करिए ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षाकार अजीत डोभाल। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, उनके बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, इसलिए मैंने आपको बताया कि भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का जन्म 1945 में आज ही के जो है पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। 1968 में भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी बने। सिक्किम में भारतीय विलय में अहम भूमिका निभाई थी। एक दशक से ज़्यादा समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑपरेशंस विंग के प्रमुख रहे। एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान कुछ साल पहचान बदलकर पाकिस्तान में भी रहे थे। 2005 में IB डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। 2014 से में जो है NSA बने। तो काफ़ी बड़ा योगदान रहा उनका। दूसरी ओर बात की जाए तो सानिया मिर्जा की, जो कि इस साल जो संन्यास लेंगी इस साल के बाद। तो भारतीय स्टार टेनिस सानिया मिर्जा ने घोषणा की है कि 2022 उनका अंतिम सत्र होगा, क्योंकि उनका शरीर थक रहा है और उनके अंदर प्रत्येक दिन के दबाव के लिए ऊर्जा और प्रेरणा अब पहले जैसी नहीं है। सानिया मिर्जा ने मार्च 2019 में बेटे के जन्म के बाद टेनिस में वापसी की थी, लेकिन कोरोना उनकी प्रगति आड़े आ गई। 35 वर्षीय सानिया ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला डबल्स के पहले दौर में हारने के बाद संन्यास की घोषणा की है। तो काफ़ी स्टार खिलाड़ी रही हैं और तो उनका जो है ये योगदान रहा है देश के लिए, जो कि देश जो है हमेशा याद करेगा। और दूसरी बात की जाए तो भारत सरकार ने जो है राष्ट्र हित में यानी राष्ट्र के खिलाफ जो भी कदम उठाता है या जो भी गलत काम हो रहा है उसके लिए जो है केंद्र सरकार ने 35 यूट्यूब चैनलों पर जो है पाबंदी लगाई है। पहले भी लगाई थी, आने वाले समय में भी लगाएगी। और 2 वेबसाइट हैं और एक ट्विटर हैंडल भी है जिसको वेबसाइट जो है उसको बैन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 2025 तक बढ़ाया गया है। इनके बारे में मैंने जो है आपको बताने वाला हूँ कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का ये स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल के लिए 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधाओं तथा अवसरों के लिए सिफारिशें करना इस आयोग का काम है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी, यानी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी अधिनियम 1993 के अधीन जो है इसकी स्थापना की गई थी, यानी NCS के अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार शुरू में 31 मार्च 1997 तक की अवधि के लिए की गई थी। बाद में अधिनियम की वैधता को शुरू में 31 मार्च 2002 तक और उसके बाद 29 फरवरी 2004 तक बढ़ा दिया गया। फिर बीच में 10 साल तक जो है ये काम नहीं कर पाया, उसके बाद जो है अब लगातार ये काम कर रही है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, ये सवाल बन सकता है आने वाले समय में एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़े विमान रॉक 4 घंटे तक हवा में रहा है। 6 इंजन बोइंग 447 के लगे हैं। इस विमान में 116 मीटर चौड़ाई है। इस विमान की पंखों की 35,000 की फुट की जो है फीट की ऊंचाई पर ले जा सकता है विमान। तो बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान रॉक ने एक बार फिर आकाश में उड़ान भरी है। विमान की यह तीसरी उड़ान थी। इससे पहले इसे कैलिफोर्निया से उड़ाया गया था। रॉक ने 4 घंटे तक हवा में रहकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस विमान को स्ट्रेटोलॉन्च ने बनाया है। विमान ने 8 महीने के बाद पहली बार अपनी टेस्ट उड़ान भरी। के दौरान यह विमान जो है 23,500 फीट की ऊंचाई तक गया। इससे पहले उड़ान
में विमान करीब 17,000 फीट की ऊंचाई तक गया था। विमान को 25,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भरने का डिजाइन किया गया है। स्ट्रेटोलॉन्च कंपनी की स्थापना माइक्रोसॉफ्ट के साथ संस्थापक पॉल एलन ने साल 2011 में की थी। इस विमान को बनाने का उद्देश्य यह था कि हवा से ही सैटेलाइट को आसानी से अंतरिक्ष में लॉन्च किया जा सके। यह विमान सुपरसोनिक वाहनों को आकाश में ले जाने की में भी जो है सक्षम है। यह एक कॉन्सेप्ट एयरक्राफ्ट है जो काफ़ी ऊंचाई से रॉकेट लॉन्च कर सकेगा। इसे भविष्य में परंपरागत तरीके से सैटेलाइट लॉन्च करने का वैकल्पिक जरिया मिल सकता है। पॉल एलन की साल 2018 में मौत के बाद यह कंपनी बिक गई थी। इसके नए मालिक अब इस विमान के हाइपरसोनिक रॉकेट को लॉन्च करना चाहते हैं जिसकी स्पीड ध्वनि से 5 गुना ज़्यादा होती है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरों में विमान रॉक, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान है, जो कि जल्द ही जो है ये अपना पूरा प्रशिक्षण पूरा करके और उड़ान पूरा कंप्लीट करके अपना फिर जो है वो अपना कर्तव्य दिखाएगा। यानी आने वाले समय में बहुत ऐसे देश है जो इसकी डिमांड रख रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको देनी है और बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ क्या, वो उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति फुएंते का निधन। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में नामित किए गए सेटरानिनो डे ला फुएंते का मंगलवार को जो है 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार उनका निधन स्पेन के उत्तरी पश्चिमी शहर लियोन में उनके घर पर हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, 19 साल की जारा रदरफोर्ड ने विमान से 155 दिन में दुनिया का चक्कर लगा लिया है। इसी के साथ बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जा रहे अकेले चक्कर लगाने वाली सबसे युवा महिला बन गई हैं। उन्होंने 155 दिन पहले कॉर्टिजक बेल्गम एयरपोर्ट से यात्रा शुरू की थी। उनसे पहले ऐसा करने वाली सबसे युवा पायलट और अमेरिका की 30 साल की साइस्टा वाइस थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है यदि आप करंट अफेयर्स में देखो तो, कि दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन थे, हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। सबसे कम युवा पायलट कौन है, युवा पायलट जिन्होंने जो है ये दुनिया का जो है कम समय में चक्कर लगाया है। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो चांद पर जाने वाली पहली महिला हो सकती हैं इजराइल की जेसिका मीर, रचेंगी इतिहास। तो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत की गई घोषणा। यूनान की एक देवी पर रखा गया है आर्टेमिस नाम। 1972 के बाद चांद पर उतरने वाली पहली इंसान होंगी जेसिका। 1963 में अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा बनी थी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। 2019 में यह अंतरिक्ष में कर चुकी हैं चहलकदमी, रचा था इतिहास। तो नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर चांद पर कदम रखने वाली पहली महिला हो सकती हैं। जेसिका मीर को आर्टेमिस चंद्र अभियान के तहत पहली महिला के तौर पर चांद पर कदम रखने का मौका मिल सकता है। तो जेसिका 12 दिसंबर 1972 के बाद ऐसा करने वाली पहली इंसान भी होंगी। जेसिका के लिए अंतरिक्ष कोई अजूबा नहीं है। 2019 में वो अंतरिक्ष में चहलकदमी कर चुकी हैं। पहले फीमेल स्पेसवॉक में हिस्सा लेकर उन्होंने इतिहास रचा था। जेसिका मीर यहूदी और स्वीडिश नागरिक हैं। उनकी माँ स्वीडिश थी और उनके पिता इजरायली सेफारडी थे। तो मैंने इसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की, और भी जान सकते हो आप इसके बारे में, नीचे से बहुत सारी न्यूज़ है। तो जेसिका मीर से जुड़ी ये घोषणा नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत की गई। इस प्रोग्राम के तहत कई सारे अंतरिक्ष मिशन का अंजाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि आर्टेमिस यूनान की एक देवी का नाम पर रखा गया है जो अपोलो से जुड़वा बहन थी। 1960-1970 के दशक में नासा ने अंतरिक्ष अभियान में अपोलो का नाम दिया था। गौरतलब है कि सोवियत संघ की कॉस्मोनॉट वैलेंटिना टेरेस्कोवा पहली महिला थी जो 1963 में अंतरिक्ष पर यात्रा पर गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। नेक्स्ट चलते हैं, कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल को देश के 40 टॉप चेयरमैन की सूची में शामिल किया गया है। तो काफ़ी बड़ा एक तरह से कहा जाए तो न्यूज़ है ये। तो बता दो कि
कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक एवं औद्योगिक निरंजन को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स इंडिया ने 100 ग्रेट पीपल मैनेजर्स की लिस्ट में भी जारी किया है। तो काफी बड़ा न्यूज था। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव में गो हत्या विरोधी कानून के कड़े प्रावधान लागू होंगे। दोषियों पर 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा एवं 1 से 5 लाख तक का जुर्माना होगा। संशोधित कानून के दायरे में गाय, बछड़ा, बछिया, बैल और सांड को शामिल किया गया है। इन मवेशियों को ट्रांसपोर्टेशन और बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध होगा। केंद्र शासित दादरा क्षेत्र दादर नगर हवेली और दमन दीव राज्यों के कानून अनुकूल दूसरा आदेश 2022 के अनुसार दोनों पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेशों में लागू मुंबई पशु संरक्षण अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। अब यहाँ संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। तो काफी बड़ा फैसला ये था कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं, आईसीसी ने टीम ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो कौन कौन सी टीम है इसके बारे में आप देख सकते हो। महिला क्रिकेटर के साथ साथ पुरुष और आईसीसी टेस्ट और वनडे की भी टीम को। तो बता दूं मैं कि टेस्ट टीम में 3 भारतीय, 3 पाकिस्तानी, 2 न्यूजीलैंड व इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका का एक खिलाड़ी भी शामिल है। आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर की आप बात की जाए तो बाबर आजम कप्तान पाकिस्तान के हैं, पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड, यानमैन मलान दक्षिण अफ्रीका, फखर खान पाकिस्तान के हैं। उस तरह बात की जाए तो भारत के भी खिलाड़ी इसमें जो है नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर की बात की जाए तो केन विलियमसन कप्तान न्यूजीलैंड के हैं, रोहित शर्मा भारत, मार्शन लाबुसन ऑस्ट्रेलिया। उसी तरह से और बात की जाए तो भारत के ऋषभ पंत भी हैं, रविचंद्रन अश्विन भी हैं। नेक्स्ट तो बात करूं महिला क्रिकेटरों की तो मिताली राज और झूलन गोस्वामी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की 2021 की महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। वनडे टीम में घोषणा में इंग्लैंड की स्टार ऑलराउंडर हीथर नाइट को कप्तान बनाया गया है। टीम में दक्षिण अफ्रीका के 3, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड व भारत के 2-2 खिलाड़ी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 खिलाड़ी शामिल हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का क्लास। आई होप आज बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। और बता दूं कि जाते जाते मैंने आपको बताया था कि जेपीएससी ने जो है 7 प्रतियोगिता परीक्षाओं के कैलेंडर जारी किया है और कैलेंडर में क्या क्या बातें सामने आई है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं फरवरी से जून के बीच होगी और भी क्या क्या जानकारियां हैं विस्तार से आपको बताऊंगा। कौन कौन सी परीक्षाओं को रद्द किया गया है, कौन कौन परीक्षाएं जोड़ी गई है, कितने भारत झारखंड में परीक्षा नियमावली बनाए गए हैं। तो तमाम तरह की जानकारियां मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू अगेन।